हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल के पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही मैंने इसको जनरेट किया है कि ताकि जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक वायरल पेपर है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आपके पेपर में जरूर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें, साथ साथ में आपको याद भी करवा दूंगा, तो याद करने की चिंता मत करिएगा। थोड़ा सा अगर आप वक्त बिता लेते हैं तो आपको यहाँ से फायदा जरूर मिलेगा। आप पेपर पैटर्न दे सकते हैं, इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन सा उपागम जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत प्राचीन महाकाव्य इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। इस परिभाषा को किस विद्वान ने दिया है? तो अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव, इसको एलन सी सैंपल ने दिया है। राइट आंसर इसमें एलन सी सैंपल या सैंपल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगर संश्लेषित अध्ययन दिखाई दे तो समझिए कि रटजल की परिभाषा है। ठीक है भैया, तो अगर संश्लेषित दिखाई दे तो रटजल की परिभाषा है। अस्थिर पृथ्वी दिखाई दे तो एलन सी सैंपल की परिभाषा है। दोनों में से एक परिभाषा कोई आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। तो पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हिंदू है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालताई भाषाई समूह है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय आर्य, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी पर्यावरण में प्रशिक्षित ग्रामीण वस्तु की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? अपेक्षा नहीं की जा सकती है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा का जलोढ़ मैदान, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल ये है। ठीक है, और हिमालय के निचली घाटियां हैं और उत्तर पूर्वी वन पहाड़ी, ये सब नहीं होगा। इसमें राइट आंसर गंगा का जलोढ़ मैदान राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर की दोस्तों अगर बात करें तो नैनीताल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, इसमें जो है ये पर्यटन नगर का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से संपन्न हो, और नैनीताल भैया प्राकृतिक रूप से संपन्न है, तो राइट आंसर नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि संचार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, और यहाँ पे ये जो है गुच्छित बस्तियां हैं, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, क्योंकि उत्तर भी मैं यहाँ पे लिख के लेकर आऊं ताकि मैं आपको आसान शब्दों में समझा सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं अब यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन, संचार किसे कहते हैं? ठीक है, तो संचार किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से हेडिंग बना लेना है और उसके बारे में लिखना है। संचार जैसे हेडिंग बना लीजिए, उसके बारे में लिखेंगे, संचार से तात्पर्य है कि जानकारी या विचारों का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन, संचार, जैसे आप ये मोबाइल पे आप देख पा रहे हैं, कोई ये जो है सेशन देख पा रहे हैं, तो ये क्या, ये भी एक संचार का माध्यम है कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। तो माध्यम क्या हो जाएगा? मोबाइल, और जिसके माध्यम से अपनी बातों में पहुंचा रहा हूं ये आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, संचार हो जाएगा। जैसे एक नेता जब भाषण देता है माइक पे खड़े होकर, तो वो क्या करता है, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाता है, उसे जन संचार कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, अखबार, ये सब जो है ये सब संचार के साधन होते हैं जिनसे लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं जो जानकारी होती, जो विचार होते हैं, उन लोगों को आदान प्रदान किया जाता है। जैसे एक अध्यापक क्लास में पढ़ाता है तो अपनी जो जानकारी
जानकारी होती है, जो उसके पास विचार होते हैं, उस प्रश्न से समय जो विचार आते हैं वो विचार वो जानकारी बच्चों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मौखिक रूप से पहुंचाते हैं, वो मौखिक रूप से हो गया, वो भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें कहा गया भैया, यह एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को संदेश, विचार, जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। यह मौखिक, लिखित, दृश्य रूप में हो सकती है। मैंने बताया मौखिक रूप में, जब एक टीचर बच्चों से सवाल करता है या बच्चे सवाल करते हैं टीचर से, तो मौखिक हो गया वो। और लिखित का मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो लिखित हो जाएगा। और दृश्य रूप में आप मोबाइल पे देख पा रहे हैं, दृश्य रूप है, और जो है टीवी पे देख पा रहे हैं, दृश्य रूप है। दृश्य मतलब देखना, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन को आसान शब्दों में समझ सकते हैं। अच्छे से लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 2 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ बच्चों है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है लिखना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक देश दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है और बेचता है। इसे वैश्विक व्यापार भी कहा जाता है। इसे विदेशी व्यापार भी आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विदेशी व्यापार क्या होता है, तब भी राइट आंसर ये हो जाएगा, विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक सिंपल भाषा में अगर आपको बता दे तो मान लीजिए जैसे चीन है, चीन क्या करता है, चीन भारत में अपनी सामान बेचता है। ठीक है, तो चीन का सामान भारत में आता है, भारत का कुछ सामान चीन में जाता है, कुछ सामान ज्यादा नहीं, कुछ सामान जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। एक देश जब दूसरे देश में अपनी वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, छोटा छोटा लिखना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया गुच्छित बस्तियों को परिभाषित करना है। गुच्छित बस्ती क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे दोस्तों यहाँ पे गुच्छित बस्तियां। ठीक है, और लिखेंगे गुच्छित बस्तियां वो होती हैं जिनमें घर पास पास होते हैं, रास्ते सकरे होते हैं, ये मैदानी भाग में देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है भैया, जैसे ये चाबी का गुच्छा है ना, तो चाबी का गुच्छा, इसमें कई सारी चाबियां लगी हुई हैं, तो ये चाबी का गुच्छा, इसमें देखिए सारी चाबी पास पास में है, पूरा सकरे हैं, है ना। कहने का मतलब है जिस प्रकार से चाबी का गुच्छा है, ऐसे ही आपको वहां पे गुच्छित बस्तियां दिखाई देती हैं। सारे घर पास पास में होते हैं, रास्ते पतले पतले होते हैं, सकरे मतलब पतले पतले रास्ते होते हैं। ठीक है, पूरा सघन बस्ती होती है। अंगूर गुच्छा, चाबी गुच्छा, ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, तो आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जो एक गुच्छी की तरह गुच्छी होती हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे ही सभी बस्तियां जो होती हैं पास पास होती हैं, और जो है रास्ते उसमें पतले पतले सकरे सकरे रास्ते होते हैं। एक सघन बस्ती बसी होती है, उसी को गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। अपनी भाषा में दोस्तों कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर समझ जाएंगे तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो एक लाइन भी लिखना दुश्वार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फोकस करिए थोड़ा सा समझने पे, बहुत लोग समझाने वाले मिलेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बात करते हैं अगला, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे हेडिंग बना लेनी है जनसंख्या घनत्व, और उसके बारे में लिखना है जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वालों लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कह रहा कोई मान लीजिए एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ले लेते हैं। इस क्षेत्र में, इस 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करेंगे उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करेंगे उनकी जनसंख्या के दबाव को, भार को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर एरिया में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। 1 किलोमीटर एरिया में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। यहां से एक सवाल बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मानचित्र में, बहुविकल्पी में आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वहीं बिहार में है। बिहार में लगभग 1100 से ज्यादा
की जो है आबादी 1 किलोमीटर पे निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर ज्यादा है। ठीक है, इसका छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लिख देंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसको निकालने के लिए फार्मूला ये है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, ठीक है 1000 है, और वहां पे क्षेत्रफल मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो उसको काट देंगे, बचे कितना, यानी 1 किलोमीटर पे 100 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है भैया, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये आप जो है परिभाषा लिख के ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे, इससे आपका आंसर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्मार्ट आंसर हो जाएगा तो पूरा नंबर भैया 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण क्या है इसको समझना है। तो देखिए पहले मैं आपको नाम से स्पष्ट थोड़ा बता दूं, चलवासी लिखा है, चल मतलब चल भाई मेरे साथ चल, अपने दोस्त से कहते हैं चल चल यार, है ना। तो चल मतलब चलना, वासी मतलब वसना, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर वसना चलवासी कहलाता है। और क्यों जाते हैं, क्योंकि आगे लिखा है यहाँ पे पशुचारण, पशु यानी पालतू पशु, चारण चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, यहाँ जाते हैं, तो उन्हीं को चलवासी पशुचारण कहते हैं। आसान शब्दों में समझ सकते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे इसमें चलवासी पशुचारण का मतलब उन पशुओं को पालना, मतलब पालन करना जो घास अन्य खाद्य सामग्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये पशु आमतौर पर गडेरिए उनके साथ में चलने वाले लोगों के द्वारा पाले जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा किताबी भाषा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंटेंट उठा के यहाँ से और अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसे रटना नहीं कहते हैं, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि आप समझ के साथ चीजों को तैयार कर रहे हैं। अगर आप एक बार समझ गए ना तो लंबे टाइम तक याद रखे रहेंगे। अगर रट लेंगे तो आज भूल जाएंगे, कल भूल जाएंगे, इसके बाद कहानी खत्म। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन्हीं 2 लौह अयस्क के नाम लिखिए। 2 लौह अयस्क के नाम लिखना है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। 2 पूछा है, 2 ही लिखेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये 2 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से क्या तात्पर्य है। इसका भी मतलब पहले समझ लीजिए। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी एक ऐसी भूमि है जो व्यर्थ पड़ी है। समझिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्तों यहाँ पे कि एक ऐसी भूमि है जो व्यर्थ पड़ी है, यानी किसी काम का नहीं है, लेकिन वो कृषि योग्य है। कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ पड़ी है, उसको कृषि योग्य में लाया जा सकता है, कृषि की जा सकती है, लेकिन वो व्यर्थ पड़ी हुई है। क्यों, आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे कृषि योग्य भूमि और लिखेंगे दोस्तों इसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से तात्पर्य उन भूमि क्षेत्रों से होता है जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि की जा सकती है, तो इसलिए तो लिखा है कृषि योग्य, यानी कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ पड़ा है, वर्तमान में कोई काम नहीं हो रहा, परती पड़ी हुई है। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका कारण हो सकता है भैया सूखा पड़ गया होगा तभी पड़ा हो, जलवायु में स्थिति में फसल खराब हो गई इसलिए पड़ा हो, या अन्य कोई प्राकृतिक घटना घटी हो इसके कारण जो है परती पड़ा हो। तो इसका मतलब ये है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वो भूमि होती है जो कृषि युग में होती है, लेकिन वर्तमान समय उसका उपयोग किसी कारणवश नहीं हो पाता है, उसी को हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन का उपयोग क्या है। वर्षा जल संचयन, संचयन का मतलब होता है उसको बचाना, संरक्षण करना, उसको जो है कहीं कहीं हमें इकट्ठा करना है, जमा करनी है। जैसे हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, ऐसे ही वर्षा के जल को संचयन करना यानी इकट्ठा करना है। यहाँ पे तो यूपी में नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में चले जाइए, आप उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाइए, वहां पे वर्षा का जल का संग्रहण किया जाता है। यानी जब बारिश होती है तो बारिश के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले वही काम करेंगे, क्वेश्चन से हेडिंग बना लेना है, इससे आपका आंसर स्मार्ट हो जाता है जब हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं वर्षा जल का संचयन का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा करना होता है, इसे बाद में उपयोग करने के लिए संचित करना होता है, मतलब कि हम बाद में उपयोग कर सके
उसके लिए उपयोग करना है। देखिए, बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं भैया? बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक उसी प्रकार से वर्षा जल का संचयन यानी इकट्ठा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बाद में उनका हम उपयोग कर सके। क्योंकि एक बार बारिश हुई और पानी नीचे गिरा, फिर नीचे गिरकर बह गया तो चला जाएगा भैया नदी में, नदी से फिर समुद्र में, और समुद्र में पानी गया तो किसी काम का नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी ना तो पी सकते हैं ना तो कोई उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये पानी आपका उपयोग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप वर्षा जल का संचयन कर पा रहे हैं। इसका उपयोग पानी पीने में, कृषि के लिए, अन्य घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है, जब आप इकट्ठा कर ले तो किसी काम में तो उपयोग होगा ही। ठीक है, चाहे पीने में, बारिश का पानी पी सकते हैं, पहली बारिश को छोड़ दें तो दूसरी बारिश तीसरी बार जो होती है उसमें पानी पी सकते हैं, उसको इकट्ठा करके पानी पीते हैं लोग। कृषि काम करते हैं, जो घरेलू काम होते हैं, घर के साफ सफाई, कपड़े धोना, अन्य जो चीजें होती हैं उसको इसमें कर सकते हैं। तो आराम से दोस्तों इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छे तरीके से समझ आइए इसको, अगर समझ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे दोस्तों तो समझने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 100% आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मानव विकास के उपागम का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको उपागम बता दें तो उपागम होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब साधन या स्रोत हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मानव विकास कैसे करेगा? जब उसके पास कोई स्रोत होगा, कोई साधन होगा। सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपके पास आय नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो क्या आप विकास कर पाएंगे? आपका जवाब होगा विकास नहीं हो पाएगा। और आज के डेट में अगर पैसा नहीं है तो भैया पैसा नहीं, इसका मतलब ये कि कुछ भी नहीं है ना। पैसा है तो सब कुछ है, दुनिया की सारी ताकत आपको मिल सकती है अगर पैसा है तो। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करिएगा कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो और जॉब के सहारे उस पैसे की आप पैसा इकट्ठा कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेना है और लिखा है मानव विकास के उपागम। अब इसका दो तरीका बता दे रहा हूं। पहला तरीका दोस्तों ये है कि इसको फ्लो चार्ट के रूप में आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भूगोल में मैपिंग का प्रयोग, फ्लो चार्ट का प्रयोग, डायग्राम का प्रयोग जरूर करिएगा, इससे आपको नंबर जरूर मिलेगा। मैं यहाँ पे पीडीएफ के रूप में बनाया था तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं अगर लिख के बताता तो मैं आपको मैपिंग, फिगर, डायग्राम, कोटेशन हर चीज से दिखाता। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, ये हेडिंग बना लेंगे ऐसे करके। फिर इसके बाद जो है हेडिंग बनाने के बाद मान लीजिए, फिर इसके बाद जो है आप इसे फ्लो चार्ट बना लीजिए। 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट आप जो है ऐसे आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। अब इसके दो फायदे हैं। पहला कि आप जो फ्लो चार्ट बना लेंगे तो इससे आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको जो पेज भरना है, पेज भरने का तरीका भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि दूर दूर लिख दे पेज भर जाएगा। पेज भरने का तरीका ये कि डायग्राम, कोटेशन, फ्लो चार्ट, मैपिंग इन सब का प्रयोग करेंगे तो इससे ज्यादा पेज भरेगा और क्वेश्चन अच्छा लगेगा, नंबर भी पूरा मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम को लगेगा नहीं कि भाई आपने पेज भर रखा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने डायग्राम का प्रयोग किया है, आपने मैपिंग का प्रयोग किया है, ये सही तरीका होता है। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चारों यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको जो है एक एक करके यहाँ पे व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा गया है आय उपागम, इसके बारे में देखिए। आय उपागम यानी पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागमों में से एक है आय उपागम। अगर मानव का आय स्तर उच्च होगा तो मानव विकास का स्तर भी उच्च होगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है भैया। अगर मानव का जो आय है अगर वो उच्च होगा तो उसका विकास भी क्या होगा? उच्च होगा। अगर मानव के पास पैसा नहीं होगा तो उसका विकास भी निम्न होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। वही बात मैं कर रहा हूं, सबसे बड़ा भैया रुपया है, बाद में कोई अन्य चीजें हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना आय का स्तर उच्च होगा मानव विकास स्तर उतना ही उच्च होगा। जितना आय निम्न होगा उतना आपका मानव जो है स्तर निम्न होगा। ये ध्यान रखिएगा। बस 2 पॉइंट लिखना है, बस इतना काम दे देंगे, परफेक्ट लाइन लिखेंगे, काम खत्म। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कल्याण उपागम। देखिए जब आय आएगी यानी पैसा रहेगा तभी तो कल्याण होगा आपका। महसूस करिए, आप चेन की तरह पढ़िए। चेन का मतलब कि उसको जोड़ कर पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसा है, आय आ गया है, पैसा आ गया है तो आपका कल्याण होगा। जाहिर सी बात 100% कल्याण होगा भैया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकम मिल गई, आपके पास पैसा आ गया तो कल्याण होगा, और उस कल्याण से आपकी अन्य जो चीजें हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। यानी इस उपागम में हम आय को जोड़ते हैं, शिक्षा को जोड़ते हैं, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे कि लक्ष्य को हासिल होता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा होगा
होगा तो आपकी सारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होंगी, जो भी आपके लक्ष्य होंगे वो पूरा हो जाएगा और आपका कल्याण तो होगा ही जब आपके पास पैसा रहेगा। तो पहला पॉइंट आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम। तीसरा देखिए, तीसरा काम है दोस्तों ये है कि जो भी आपके पास जब कल्याण होगा तो भैया आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तभी तो कल्याण होगा। अब इसका मतलब ये है कि आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? आधारभूत आवश्यकताएं हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जलापूर्ति, भोजन है, स्वास्थ्य है, आवास है, यानी सिंपल भाषा में कहे रोटी कपड़ा और मकान। आधारभूत आवश्यकताएं हम सबकी क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। इंसान इसलिए तो काम करता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे? जब हमारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? जब आय होगा तब मिलेगा। यानी पहला पॉइंट आय होगा तो कल्याण होगा, और कल्याण होगा तो हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। यानी 3 पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और तीसरा है क्षमता। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्षमता है दोस्तों, और क्षमता जब आपकी बढ़ेगी, क्षमतावान जब आप हो जाएंगे, जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी समाज में आपका आप क्षमतावान हो जाएंगे, आप जो भी चाहेंगे वो खरीद सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। मानव विकास तभी कर सकता है जब उसके पास सब कुछ होगा, यानी आय वगैरह सब कुछ होगा। इसमें लिखेंगे क्षमता उपागम में इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अवधारणा से लिया गया है। इस उपागम के अंतर्गत संसाधनों तक पहुंच बनाने हेतु और क्षमता का विकास से आवश्यक माना गया है। संसाधनों का पहुंच बनाने हेतु मतलब ये है कि जो भी संसाधन है उन तक पहुंचिए तो सही आप, तभी तो क्षमतावान बनेंगे। और पहुंचेंगे कैसे? जब आपकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कब होगी? जब आपका कल्याण होगा। कल्याण कब होगा भैया? जब पैसा होगा। सिंपल सी बात है। तो पहला मैंने बताया आय उपागम, दूसरा मैंने बताया कल्याण उपागम, तीसरा मैंने बताया आधारभूत, और चौथा बताया मैंने आपका क्षमता उपागम। ये 4 पॉइंट है। आप कड़ी की तरह जोड़कर दोस्तों पढ़ लीजिए, भूलेंगे नहीं। आपको बहुत रटवाने वाले मिल जाएंगे, बहुत की तो भाषा बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको आसान शब्द में बताया हूँ वो अपने अनुभव के आधार बताऊँ। पिछले 5 सालों से मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है भारत में अभ्भरक का वितरण, यहाँ पे है ये वितरण है। अभ्भरक का वितरण का विवरण दीजिए। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो हमें बताना है कि अभ्भरक जो है क्या है, अभ्भरक किन किन राज्यों में पाया जाता है, ये हमें समझाना है। तो अभ्भरक के वितरण का विवरण देना है, यानी वर्णन करना है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे कि जो है अभ्भरक क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। तो माइका इसे बोलते हैं। अभ्भरक एक प्रकार का खनिज है। ठीक है, पहला पॉइंट अभ्भरक एक प्रकार का खनिज है। दूसरा, जो मुख्य रूप से सिलिकेट खनिज का समूह होता है, यह खनिज पदार्थ पारदर्शी, रंगहीन और हल्का होता है। ठीक है, इसके बाद अभ्भरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। इनका निर्माण उद्योग और सौंदर्य उत्पादन में भी किया जाता है। जो सजावट के सामान आते हैं सजावट के, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह पतला और लचीला होता है। इसमें इसे सीट या परतों रूप में आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। थोड़ा सेंटेंस किताबी भाषा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसका जो मेन पॉइंट है, इसका वितरण। वितरण मतलब कहां कहां बटा है, किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भारत में अभ्भरक के भंडार बहुत अधिक हैं और दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है भारत। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट झारखंड है और झारखंड के बारे में लिखेंगे। झारखंड में उच्च कोटि का जो है अभ्भरक पाया जाता है। देश के कुल लगभग 50% भाग पर जो है झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, यहाँ पे उच्च कोटि का अभ्भरक उत्पादन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसका जो है देश का लगभग 30% भाग आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। ठीक है, कोई आगे बात करते हैं अगला पॉइंट में। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान भारत में अजमेर, भीलवाड़ा, अन्य जिलों में जो है अभ्भरक उत्पादन किया जाता है। अगर आपको जिले का नाम याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप स्टेट का नाम लिख सकते हैं, तभी काम हो जाएगा। इसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक में मैसूर और अन्य जिलों में अभ्भरक पाया जाता है, इसीलिए मैंने ज्यादा जिला का नाम नहीं लिखा है, बस इतना लिखा काम हो जाएगा। बिहार की बात करें, बिहार में भी कुछ जिलों में अभ्भरक उत्पादन होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। आप चाहे इसको डायग्राम से, इसको फिगर से। और दूसरी बात, अब यहाँ पे एक काम और करना है, नेक काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों। जैसे पूछा ना अभ्भरक के वितरण का, तो छोटा सा आपको यहाँ पे मैपिंग कर देनी है। ठीक है, छोटा सा जो है आपको यहाँ पे क्या कर देनी है,
मैपिंग कर देना है और जैसे मैपिंग कर देंगे ना, वैसे जो है आपका ये पूरा का पूरा आंसर जो भैया परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आंसर परफेक्ट हो जाएगा और इससे जो है आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे नाम भर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैपिंग उतना सही बन नहीं पाया है, अगर मैं किताब बनाता तो अच्छे से बना देता, लेकिन यहाँ पे दर्शाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। नीचे जो है यहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बगल में ये कर्नाटक हो जाएगा और जो है यहाँ पे जो है आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रकार दर्शा देंगे। अगर दर्शा दिए तो समझ जाए कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि भूगोल का मतलब ये होता है मैपिंग और भूगोल की आत्मा मैपिंग कहलाती है। तो आप मैपिंग का प्रयोग जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, इसके क्या कारण है, आइए इनको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हेडिंग बनाना दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। सबसे पहले हेडिंग बना लेना और यहाँ पे अब काम करना है। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जैसा आपको उचित लगे आप बना लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है उसको आप प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट ये है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे देखिए बहुत से लोग विशेषकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा से वंचित हैं। अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन और छोटे परिवार का लाभ नहीं समझ पाते हैं और जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को ऐसा मिलता है। और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे जो परिवार नियोजन होता है, परिवार नियोजन का मतलब ये होता है कि परिवार को हमें बढ़ाना है तो एक प्लान बना के बढ़ानी है, परिवार नियोजन अपनाना है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लान तो बना लीजिए, प्लान बना के पढ़िए, फिर देखिए क्या कमाल का तैयारी होगा। आप प्लान ही नहीं बना पा रहे हैं, जैसा मन कर वैसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप कोई प्लानिंग नहीं करके कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ बच्चे जब होते हैं ना तो ये कोई प्लानिंग नहीं होती है, 1 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, हम 2 हमारे 10 ये फार्मूला लोग अपना लेते हैं, हम 2 हमारे 1 हमारे 2 ऐसा फार्मूला अपनाना है, इसे परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है प्रजनन दर अधिक होना। प्रजनन दर अधिक होने का मतलब यह है कि भारत में प्रजनन दर अधिक है, यानी जन्म दर अधिक है। कई परिवार आर्थिक सहायता और सामाजिक कारणों से अधिक बच्चे चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास अगर ज्यादा फैमिली रहेगी, ज्यादा बच्चे रहेंगे, ज्यादा बेटे होंगे तो कहीं कि हमें परिवार से सहायता मिलेगा, मतलब कि सामाजिक सहायता मिलेगा और आर्थिक रूप से भाई लोग कमाने वाले हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचते उससे पहले हमें उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है, उससे पहले ही हमारी क्या स्थिति हो, क्या हालत खराब हो जाएगी, तो ये लोग सोचते नहीं है और प्रजनन दर यानी जन्म दर जो है वो अधिक होती रहती है, तो इससे काफी समस्या हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं छोटी उम्र में शादी। कह सकते हैं कि जैसे बाल विवाह होता है, जल्दी शादी जल्दी बच्चे, ये फार्मूला है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कई इलाकों में लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है, जिनसे उनकी प्रजनन अधिक बढ़ जाती है और अधिक बच्चे होते हैं। प्रजनन का मतलब वही जन्म दर है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वही है, जल्दी शादी जल्दी बच्चे होंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती चली गई, मेडिकल सुविधाएं बढ़ती चली गई, बहुत विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां थी वो समाप्त हो गई हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां आ चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिससे जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट में सामाजिक और धार्मिक कारण। ये भी रूल है, सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए जैसे कुछ समुदाय अधिक बच्चे पैदा करना धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज में चाहते हैं, अपने धर्म में ये मानते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो ये जो है ईश्वर का देन है, इसी अल्लाह का देन है, ये सब मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरह से धारणा है, लोगों को सामाजिक और धार्मिक कारण है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी कैसे होती है, आइए देखते हैं। गरीब परिवार अक्सर सोचते हैं कि अधिक बच्चे होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि बच्चे बड़े होकर कमाई में मदद करेंगे। देखिए सिंपल भाषा में लिखा गया है, तो ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं परिवार नियोजन की कमी।
तो यहाँ पे गांव और दूर दराज इलाकों में परिवार नियोजन की जानकारी और साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रहे हैं। परिवार नियोजन बहुत लोग जानते ही नहीं कि परिवार नियोजन क्या क्या होता है, कैसे जनसंख्या बढ़ानी है, कैसे जनसंख्या वृद्धि करनी है, तो उससे समस्या उत्पन्न हो जाती है और फिर इसके बाद जो है लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बाद में फिर परेशानी हो जाती है, फिर जनसंख्या बढ़ जाती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट है पुरानी सोच या जो है पुरानी मान्यताएं या फिर सोच कह सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अधिक बच्चे होने से परिवार का नाम और विरासत आगे बढ़ेगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पॉइंट ले सकते हैं इसमें अच्छे से। चलिए यहाँ पे निष्कर्ष में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जो है जनसंख्या वृद्धि के इन कारणों से नियंत्रित करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, परिवार नियोजन का प्रचार करना चाहिए, विवाह की न्यूनतम आयु में शक्ति पालन करना चाहिए और इन सभी को प्रगति को देखते हुए संसाधन के संतुलित आहार बनाए रखना चाहिए। तो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि एक तरफ यहाँ प्राथमिक लिख दिए, एक तरफ द्वितीयक लिखिए। ठीक है, 20 से लाइन खींचिए और इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो है पहले लिखिए प्राथमिक, फिर इसके बारे में पूरा आप लिख दीजिए 4-5 लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद द्वितीयक हेडिंग डालिए, फिर इसके बारे में 4-5 लाइन लिखिए। ठीक है, मतलब 4-5 पॉइंट लिखिए, लाइन नहीं पॉइंट में लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ मैंने इस प्रकार से इसको अलग अलग करके लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहले मैंने इसका परिभाषा बताया है। ठीक है, दोनों साथ में है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों साथ में मैंने लिखा है। तो इसको समझते हैं। देखिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह लिखेंगे प्राथमिक क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद द्वितीयक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं के बाद की जाती है और उत्पादन को विकसित किया जाता है या उसे प्रस्तुत में सहायक बनाता है। जैसे मैं बात करूं, मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक है और प्राकृतिक संसाधन को मानव उपयोग करता है। फिर इसके बाद मिट्टी से क्या बनाता है, ईंट बनाता है। तो जो ईंट है ये द्वितीयक क्रिया में आता है, जो मिट्टी है ये प्राथमिक क्रिया में आता है। ऐसे दूध है, दूध से पनीर बना दीजिए तो पनीर द्वितीयक क्रिया में चला जाएगा और दूध प्राथमिक क्रिया में चला जाएगा। ठीक है, कपास है, कपास प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा, कपास से कपड़ा बन जाएगा तो आपका जो है कपड़ा द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो द्वितीयक क्रिया होती है वो प्राथमिक क्रिया को ही द्वितीयक में कन्वर्ट किया जाता है, द्वितीयक में बदला जाता है। उस प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है अब आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में देखिए, प्राथमिक क्रिया क्या उद्देश्य है, प्राकृतिक संसाधनों को सीधा उपयोग करना उद्देश्य इसका है, पहला पॉइंट। दूसरा द्वितीयक क्रिया देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल से बदलना, यानी जैसे मैंने कहा कपास आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, कृषि में प्राप्त होगा। अब कपास से अगर आप कपड़ा बना देंगे, कपास से अगर कपड़ा बना देंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। तो ही बात कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल से तैयार माल में बदलना, यानी कपास बना है तो कपास से कपड़ा बना देंगे तो ये द्वितीयक क्रिया में हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधन को सीधे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करें इस कार्य क्षेत्र में, तो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब इसमें कार्य क्षेत्र आ जाएंगे, मतलब इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीयक क्रिया की बात करें तो उसमें उद्योग है, फैक्ट्री है, निर्माण कार्य, ये सब द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कार्य वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कच्चा माल के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो जो प्राथमिक क्रिया होती है इसमें लिखेंगे प्रकृति से सीधे मिलने वाले संसाधनों को उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, और द्वितीयक क्रिया में प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होने वाले कच्चे माल को तैयार करके दूसरे जो है वस्तु में बदला जाता है। तो पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन है और द्वितीयक में लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन का तैयार उत्पाद जो होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट 6वां नंबर देख लीजिए। 6वां नंबर क्या है कि प्राथमिक क्रिया में जो है कम कौशल की आवश्यकता होती है। कौशल मतलब होता है नॉलेज, आपके पास कितनी स्किल्स है, नॉलेज है। और यहाँ पे द्वितीयक क्रिया में उच्च कौशल और तकनीकी का ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका है लघु में लिखना है, नहीं लघु में लिखना है, इसलिए आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा तब जाके पूरा नंबर मिलेगा।
निवेश की बात करें तो इसमें प्राथमिक क्रिया में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और द्वितीय क्रिया की बात करें इसमें अधिक पूंजी और उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं रोजगार के प्रकार की बात करें तो उसमें देखिए प्राथमिक क्रिया में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है, ये एक प्राथमिक क्रिया, और द्वितीय क्रिया शहरी और उद्योग क्षेत्र में रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। बात करते हैं जो इन्वायरमेंट है इसका प्रभाव क्या है, तो देखिए प्राथमिक क्रिया में बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को सीधे उपयोग से पर्यावरण में अधिक दबाव पड़ता है, यानी अगर प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादा उपयोग करेंगे तो पर्यावरण पर अधिक दबाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्या को जो है ये कारण बनती है द्वितीय क्रिया वाला। ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक है। 10वां पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि प्राथमिक क्रिया सीधे उपयोग के लिए, सीधे उपभोग के लिए उपयोगी है, यानी प्रकृति से फल मिला डायरेक्ट तोड़कर खा जाइए, आप सीधे उपयोग कर लिए हैं। ठीक है, द्वितीय क्रिया बाजार में बिक्री के लिए या फिर उपभोग के लिए तैयार किया गया माल होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो आप बाजार से सामान खरीदेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे उपयोगी वस्तु में, फिर इसके बाद उसका सेवन करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है दूसरे उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद उदाहरण में बात करें तो उदाहरण में गेहूं है, मछली पकड़ना, ये सब आ जाएगा। और द्वितीय क्रिया में गेहूं से आटा बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना, ये सब इसमें उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, और जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मैपिंग आएगा, और मैपिंग जो है मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। इस प्रकार से देखिए मैपिंग जो है आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, विश्व और संसार का 2 मानचित्र आपको मिलेगा और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। जब अगली वीडियो मुलाकात होगी तो मैपिंग और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और आप आसानी से याद कर पाए, तैयार कर पाए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।